नमस्कार। आज हम भारत की दो बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों पर बात करेंगे। जी। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ विश्लेषण हैं और इरादा यही है कि इनके जो मुख्य लक्ष्य हैं, जो रणनीतियां हैं और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, उसे समझें। बिल्कुल। भारत कैसे अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने की सोच रहा है, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को। इसका विजन क्या है, मतलब क्या बड़ा लक्ष्य रखा गया है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है वो है 2030-31 तक भारत की जो इस्पात उत्पादन क्षमता है उसे 300 मिलियन टन तक ले जाना। 300 मिलियन टन? जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और साथ ही जो प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत है, जो उस समय करीब 61 किलोग्राम थी, उसे बढ़ाकर 160 किलोग्राम तक करना है। अच्छा। तो मूल विचार यही है कि भारतीय इस्पात उद्योग आत्मनिर्भर बने और दुनिया में, मतलब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सके। 300 मिलियन टन ये वाकई बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन क्या हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे हासिल करने में चुनौतियां क्या हैं, जैसे कच्चा माल, कोकिंग कोल वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और नीति इस पर ध्यान देती है। कच्चे माल की सुरक्षा, मतलब रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, और आयात पर निर्भरता कम करना, ये इसके मुख्य स्तंभों में से हैं। इसीलिए इसमें घरेलू स्तर पर बने इस्पात को प्राथमिकता देने की बात है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर जोर है। R&D किस तरह का? खासतौर पर जैसे हाई क्वालिटी स्पेशल स्टील बनाने के लिए, या फिर उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें और कुशल और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए। और इसमें MSMEs का भी जिक्र है, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उनकी क्या भूमिका है? हाँ, देखिए, नीति इस्पात क्षेत्र में MSMEs को विशेष सहायता देने की बात करती है ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके। अच्छा। ये जरूरी है क्योंकि MSMEs रोजगार पैदा करने और औद्योगिक विविधता के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अहम है। तो विश्लेषण यही कहता है कि ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक कोशिश है, जिसमें कच्चा माल, तकनीक, स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योग सब शामिल हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस्पात नीति का ये खाका तो समझ आता है। अब उसको थोड़ा और बड़े कैनवस पर रखते हैं, भारत की जो व्यापक औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो हमें राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तक ले जाती हैं। ये तो 2011 में आई थी। जी। इसके लक्ष्य तो शायद और भी बड़े थे। निश्चित रूप से इसके मुख्य उद्देश्य थे, पहला तो ये कि 2022 तक GDP में विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को करीब 15-16% से बढ़ाकर 25% तक करना। 25%? हाँ। और दूसरा जो बहुत अहम है कि विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करना। 10 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। जी। और तीसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, घरेलू मूल्य संवर्धन, मतलब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, तकनीकी गहराई और पर्यावरणीय स्थिरता, इन सबको बढ़ाना। 10 करोड़ नौकरियां, इसे हासिल करने के लिए क्या खास रणनीतियां थीं? हमने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र निम्स का जिक्र पढ़ा है, ये क्या थे? हाँ, निम्स इस नीति का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इनको ऐसे समझा जा सकता है कि ये विशाल एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप्स होंगी। अच्छा। जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नियम कानून सरल हो, मतलब रेगुलेटरी व्यवस्था आसान हो और निवेश के लिए अच्छा माहौल हो, ताकि बड़ा निवेश आ सके, है ना? बिल्कुल, घरेलू भी और विदेशी भी। इसके अलावा नीति में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात थी। जो छोटे और मध्यम उद्यम हैं, SMEs, उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की बात थी, और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर था। खास फोकस क्षेत्रों की भी पहचान की थी, जैसे वो उद्योग जिनमें रोजगार ज्यादा पैदा होता है, या पूंजीगत सामान वाले उद्योग, या जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो विश्लेषण यही दिखाता है कि इसका मकसद था मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब अहम थे। हालांकि इतने बड़े लक्ष्यों को जमीन पर उतारना हमेशा, मतलब एक जटिल प्रक्रिया होती है। सही बात है। अच्छा, अगर हम इन दोनों नीतियों को अब एक साथ देखें, इस्पात नीति और विनिर्माण नीति, तो इनका आपस में क्या रिश्ता बनता है? देखिए, रिश्ता तो बिल्कुल सीधा और गहरा है। इस्पात नीति जो है वो विनिर्माण नीति के जो बड़े लक्ष्य हैं उनको सीधे तौर पर सपोर्ट करती है। कैसे?
आप सोचिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स हैं, हाँ। ये सारे बड़े विनिर्माण उद्योग किस पर निर्भर हैं? इस बात पर। हाँ, वो तो है। तो एक मजबूत, एक प्रतिस्पर्धी, एक आत्मनिर्भर इस्पात क्षेत्र के बिना आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में 25% हिस्सा या 10 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? वो लगभग नामुमकिन होता। इस्पात तो असल में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है। सही कहा। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि भारत ने अपने इस्पात और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक सोची समझी, एक स्ट्रक्चर्ड रणनीति अपनाई है। बड़े लक्ष्य तय किए, क्षमता बढ़ाने के, रोजगार बढ़ाने के, जी। और उन्हें पाने के लिए फिर विशेष जोन, R&D पर जोर, MSMEs को समर्थन, इस तरह के उपाय किए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। ये जो इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, चाहे वो 10 करोड़ नौकरियां हों या 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन, इनको हकीकत में बदलने के लिए आने वाले सालों में सबसे निर्णायक, सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है? क्या वो टेक्नोलॉजी होगी, या बहुत सारा निवेश होगा, या फिर इन नीतियों का जमीन पर असरदार तरीके से, मतलब प्रभावी ढंग से लागू होना? ये सोचने वाली बात